So, hello everybody and welcome back to the channel once again. And thank you guys that you came back on my channel. So guys, if you are new subscriber then please subscribe this channel because इस channel पर आपको मिलेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड और फिजिक्स से रिलेटेड सभी नोट्स जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके लिए वंडर्स कर सकते हैं, आपके लिए मैजिक कर सकते हैं। तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए इन सभी नोट्स को अभी के अभी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इससे पहले ऑलरेडी फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू 14 चैप्टर में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ सारे नोट्स। अगर आप उन बच्चों में से हैं जिन्होंने अब तक वो डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। ये सभी नोट्स गाइस, एक और बात बताना चाहती हूँ, सभी नोट्स आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो सभी नोट्स की जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल टू बी प्रिसाइज बहुत अच्छी है और आपको एनसीईआरटी बेस्ड इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो कि आपको कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, बायोलॉजी के लिए बहुत अच्छी एनसीईआरटी है। तो वो काम आपके लिए आसान हो गया है, आपके लिए पढ़ना इन्हें ईजी हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 15 जो है बेसिकली वो है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो अब ये देखते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन होता क्या है। आप बायोडाइवर्सिटी के लिए अगर सोचोगे तो वो क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी ऑकर्स नॉट ओनली, वेट अ सेकेंड, नॉट ओनली इन द स्पीशीज लेवल, कि सिर्फ स्पीशीज चेंज हो रही है एक एरिया से दूसरे एरिया में या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज बदल रही हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, वो बायोडाइवर्सिटी तक नहीं होता है, सिर्फ वहीं तक बायोडाइवर्सिटी सीमित नहीं है, बट ऑल्सो इन द मैक्रोमोलिक्यूलर लेवल, एक डीप लेवल तक, इंटेंस लेवल यानी कि मैक्रोमोलिक्यूलर लेवल पर भी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी एज डिस्क्राइब्ड बाय एडवर्ड विल्सन, नाम याद रखिएगा, इज द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ वो डिफरेंट स्पीशीज लेवल पर नहीं डिपेंड करती है बायोडाइवर्सिटी, कि अगर स्पीशीज चेंज हो रही है इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी हो रही है, नहीं, वो एक स्मॉल मैक्रो मॉलिक्यूल लेवल तक भी आप कह सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर, पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिसके अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें जेनेटिक लेवल में, और दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी, जिसके अंदर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है स्पीशीज लेवल पर, और तीसरा है हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो आपकी होती है वो होती है डाइवर्सिटी इकोसिस्टम लेवल के अकॉर्डिंग। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने अब तक ये चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ये चैप्टर ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को पढ़ने से पहले आपको इकोसिस्टम पता होना चाहिए, आपको जेनेटिक्स पता होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट स्पीशीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये पता होंगी तो आपको ये तीनों चीज़ें समझने में आसानी होगी। अराउंड 1 पॉइंट, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अराउंड 1.5 मिलियन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब, जो कि डिस्कवर किए गए हैं और डिस्क्राइब किए गए हैं, उनमें मोर स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड इन टेम्परेट रीजन्स एज कम्पेयर टू ट्रॉपिक्स, यानी कि ट्रॉपिक लेवल पर नहीं उनको इतना डिस्कवर किया गया है। 1.5 मिलियन में से अराउंड मोस्ट ऑफ दी स्पीशीज जो हैं उनको हमने यहाँ पर टेम्परेट रीजन्स पर डिस्कवर किया है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट बाय रॉबर्ट में, ग्लोबल स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी इज अराउंड 7 मिलियन। गाइस यहाँ पर पूरा डाटा है, तो आप इस डाटा को तो ईजिली पढ़ लोगे। अगर मैं आपको ये ना भी पढ़ाऊँ आप तो यहाँ पे रीड कर सकते हो, और आपको अगर डाउनलोड करनी है ये नोट्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है ऑलरेडी पीडीएफ फाइल की, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका कि मैं आपको यहाँ पर सेम चीज़ आपको बता रही हूँ कि 8.1% जो टोटल स्पीशीज़ है वर्ल्ड की, सॉरी उसके अंदर 2.4% ऑफ वर्ल्ड की जो लैंड है उसमें 8.1% टोटल स्पीशीज़ है जिसकी चेंजेस हैं, डाइवर्सिटी है जिसके बीच में, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। और मेज़ का एस्टिमेट बताया गया है रॉबर्ट मे का, और इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जो कि एक डाटा है, जो कि एक हिस्ट्री है जो आपको जाननी ज़रूरी है। अब आते हैं हम बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जनरली कि पैटर्न क्या क्या होता है। एक होता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली वर्ल्ड वाइड, द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स डिक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। हम इक्वेटर से किसी भी पोल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं डाइवर्सिटी, लिविंग चीज़ों की डाइवर्सिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, यानी कि जो चेंजेस हैं वो काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंसनट्रेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब कुछ रीजन्स बता रखे हैं आपको कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो जनरली ट्रॉपिकल रीजन में इतने क्यों नहीं देखे गए हैं। सो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट इज लेस सीजनल, वो कम सीजनल होता है, एंड ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, वो जनरली आप कह सकते हो 12 के 12 महीने कांस्टेंट रहने वाला एनवायरनमेंट होता है। तो वहाँ पर एंड प्रेडिक्टेबल एज कम्पेयर टू
टेम्परेट इन्वायरमेंट। टेम्परेट इन्वायरमेंट जो है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता, इसलिए वहाँ पर एवोल्यूशन होता रहता है और वहाँ पर हमें स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं डिफरेंट तरीके की, और स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी तो एवोल्यूशन डिफरेंटली हो रहा है और वेरिएशंस आ रही हैं हमारी स्पीशीज़ के अंदर, और वेरिएशंस आ रही है तो बायोडाइवर्सिटी हो पा रहा है। लेकिन ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में क्या है, इतना ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, प्रिडिक्टेबल है वहाँ पर सीज़न कि ये सीज़न आएगा, अब ये सीज़न है, और ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ठंड है तो हमेशा ठंड है, गर्मी है तो हमेशा गर्मी है। तो ऐसे रीजंस की वजह से, ऐसे आप कह सकते हो सीजन्स की वजह से यहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है, बिकॉज सभी को ये पता होता है कि अब ये रीज़न होने वाला है, अब ये फॉर्म होने वाली है, अब ये सीज़न होने वाला है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोग इवॉल्व नहीं कर पाते हैं। और जब इवॉल्व नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर वेरिएशंस नहीं मिलेंगी तो डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। ओके, तो यही यहाँ पर समझाया गया है। अब आते हैं स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप पर, कि स्पीशीज़ जितनी है, ठीक है, और उनके साथ जो एरिया है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। Alexander von Humboldt observed that biodiversity increases with increase in explored area। जितना आप एरिया जाकर देखना चाहोगे, जितना आप एरिया अपनी नज़र से बढ़ाओगे, उतनी ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अगर आप अपने घर से अपनी पूरी सोसाइटी का एरिया कवर करोगे तो आपको डाइवर्सिटी तो देखने को मिलेगी, बट कम लेवल पर। बट वही यार अगर आप अपनी सिटी में पूरी एक्सप्लोर करोगे तो आपको डाइवर्सिटी ज़्यादा लेवल पर देखने को मिलेगी। वहीं आप अगर अपनी पूरी कंट्री में देखोगे तो डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और अगर आप पूरे वर्ल्ड की तरफ एक्सप्लोर करते हो तो डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से बताया गया है कि इंक्रीज होती है डाइवर्सिटी एज इन इंक्रीज इन एक्सप्लोर्ड एरिया। दिस रिलेशनशिप कैन बी गिवन बाय log s log c z log a। अब बताते हैं कि लॉग के साथ जो सी जेड एस लगाए हुए हैं वो क्या है। एस मतलब स्पीशीज रिचनेस, कि कितनी स्पीशीज वहाँ पे प्रेजेंट है वो बताएगा ये। ए मीन्स एरिया, जेड मीन्स स्लोप ऑफ द लाइन, कि लाइन का स्लोप क्या रहेगा, और सी है वाई इंटरसेप्ट। ओके, सो बेसिकली आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है ये जनरली कई बार, तो आपको ध्यान में रखना है, और इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल भी आ जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की, पहले वो देख लेते हैं। देयर इज नो एग्जैक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, बट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय मैनी इकोलॉजिस्ट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट अ सिस्टम विद ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इज मोर स्टेबल एंड हैज़ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। इस क्वेश्चन का कोई अभी पर्टिकुलर आंसर तो नहीं मिला है कि बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ पर, बट ये ज़रूर रिसर्च किया गया है कि जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर, एरिया के अंदर, उतनी ही ज़्यादा वो स्पीशीज़ जो हैं वहाँ पर वो स्टेबल होती हैं और ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट करती हैं, यानी कि प्रोडक्टिविटी हाई होती है उनकी। इन द लॉन्ग रन बायोडाइवर्सिटी इज रिलेटेड विद ओवरऑल हेल्थ ऑफ आवर इकोसिस्टम एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस ऑन द अर्थ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेबल कम्युनिटी, इट शुड नॉट शो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि एक स्टेबल कम्युनिटी के अंदर होनी चाहिए, यानी कि हेल्थी कम्युनिटी के अंदर होनी चाहिए। वो क्या है कि ज़्यादा वेरिएशंस ना देखने को मिले हमें प्रोडक्टिविटी में फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये नहीं है कि हर साल प्रोडक्टिविटी जो है वो चेंज हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा रीज़न है इट मस्ट बी आइदर रेसिस्टेंट और रेसिलिएंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेज, या तो वो अपने आप को बचा के रखे जो आसपास उसके ओकेजनल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, सीजनल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, अदरवाइज वो उनके अकॉर्डिंग अपने आप को इवॉल्व करे। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये होने चाहिए कम्युनिटी के अंदर। और दूसरा है इट मस्ट बी रेसिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज। एलियन स्पीशीज कौन सी हैं, जो बाहर से स्पीशीज आई हैं उनके ऊपर वो थोड़ा डोमिनेंट रहे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनके अंदर होना चाहिए। और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से जो नेचुरल वेल्थ है वो ज़्यादा लॉस्ट होती जा रही है रैपिडली। क्यों, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी की वजह से जो आप कह सकते हो कि जिस तरीके से स्पीशीज ज़्यादा आ रही हैं, वेरिएशन ज़्यादा हो रही हैं, लोगों को रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा एरिया उनको चाहिए अपने खाने के लिए, तो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेल्थ के अंदर, नेचुरल वेल्थ जो आपकी अर्थ की है वो घट रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है। The last 20 years have seen the loss of 27 species। अराउंड 27 स्पीशीज़ जो है वो लॉस्ट हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं लास्ट सिर्फ और सिर्फ 20 ईयर्स में। तो ये बहुत बड़ा लॉस नंबर है। तो ये बायोडाइवर्सिटी की कुछ नुकसान हैं। उसके बाद आते हैं सम ऑफ द कॉजेज ऑफ दिस लॉस, कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये लॉस हो क्यों रहे हैं, इसका कोई रीज़न तो होगा। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये एक बहुत बड़ा कॉज है कि बायोडाइवर्सिटी
की वजह से लॉस देखने को मिल रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, लीडिंग टू द लॉस ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसकी वजह से काफ़ी प्लांट मर रहे हैं, काफ़ी एनिमल्स मर रहे हैं और हमारी जो स्पीशीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमंस ड्यू टू देयर ग्रीड, अपनी लालच की वजह से और उनकी इंक्रीज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंडार्जमेंट ऑफ कमर्शियली इंपोर्टेड स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जैसे कि स्पीशीज स्टिलर सी काउ जो हैं और पैसेंजर पिजन जो हैं हैव बीन एक्सटेंड ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन। ठीक है, क्यों? जो आपके पिजन थे, कबूतर थे, बेसिकली वो एक्सटेंट होने शुरू हो गए। क्यों? बिकॉज हमारे जो ह्यूमंस हैं उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा कर दिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, हमारा जो एलियन स्पीशीज इन्वेजन है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? द अनइंटेंशनल और डेलिब्रेट इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज कॉजेज द डिक्लिनेशन ऑफ द इंडिजीनियस स्पीशीज, यानी कि आप अनएक्सपेक्टेडली कोई भी स्पीशीज वहाँ पे लेके आओगे तो उसके लिए वो जगह नहीं होगी, और जो पुरानी रहने वाली स्पीशीज़ हैं उनके लिए वो जगह ऑलरेडी फेवरेबल है, तो जो नई स्पीशीज है उसके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नाउ आप देख सकते हो नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया में उसको जब इंट्रोड्यूस कराया गया तो वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाया और उसकी वजह से क्या हुआ, एक्सटिंक्शन हो गया ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ किल्ड फिश इन द लेक। नेक्स्ट है को एक्सटिंक्शन। व्हेन अ प्लांट और एनिमल बिकम एक्सटिंक्ट, जब एक प्लांट और एक एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाता है तो अनदर प्लांट और एनिमल जो कि डिपेंड होता है उस पर, उसके भी सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर को एक्सटिंक्शन का मतलब यही है कि अगर आप घास को खाते थे और घास यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, घास मरने लगी है, तो आपके पास खाने के लिए कोई और चारा नहीं है, और अगर कोई और चारा नहीं है, आप कुछ और नहीं खा सकते, तो जनरली आपकी भी डेथ होगी। तो आप किस पर डिपेंडेंट थे? घास पर, और घास खत्म होने की वजह से कौन मर गए? आप मर गए। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, को एक्सटिंक्शन। ओके, नेक्स्ट आते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन क्या होता है, सॉरी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज नेसेसरी। किस रीजंस की वजह से नेसेसरी है वो देख लेते हैं। कई सारी कमर्शियली इंपोर्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं जो कि नेचर से बनते हैं, जैसे कि फूड, फाइबर, वुड, काउंटलेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप देख सकते हो कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि नेचुरल तरीके से बनते हैं और नेचर की वजह से बनते हैं। सर्टेन एक्टिविटीज़ एंड प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड विदाउट द हेल्प ऑफ द नेचर। कई ऐसी, जैसे आप खाना बिना नेचर के नहीं खा सकते। ठीक है, अगर आपको वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगी तो आप खाना कहाँ से खाओगे? अगर आपको फाइबर नहीं मिलेगा वेजिटेबल से, आप तो कैसे फाइबर आपकी बॉडी को मिलेगा? आपको वुड नहीं मिलेगा तो आपको फर्नीचर नहीं होगा, आपकी जितनी भी वुड की चीज़ होती है वो नहीं होगी। ये सब एक्टिविटीज़ आप कह सकते हो नहीं हो सकती, इनको अकम्प्लिश नहीं किया जा सकता विदाउट डिस्टर्बिंग द नेचर। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, सच एज प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन, ऑक्सीजन, इन सब की प्रोडक्शन भी इनके बिना नहीं हो सकता। उसके बाद है इनटैंगिबल बेनिफिट, जैसे कि एस्थेटिक प्लेजर आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचर। सब कुछ यह नेचर की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से नेचर को काफ़ी ज़्यादा हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है उसको कंजर्व कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं दो तरीके से, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होती हैं? इन ऑर्डर टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बेटर। अगर बेटर तरीके से आपको इन मतलब इनर एंड एक्स मतलब बाहर। ओके, कुछ ऐसी वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं जहाँ पर हाई डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलता है, ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। वहाँ पर उसको आइडेंटिफाई करें और फिर उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करें। इंडिया के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं एंड नेशनल पार्क्स हैं जो कि बनाए गए हैं इसी पर्पज़ के लिए, इस तरह के एनिमल्स को बचाने के लिए। और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? द थ्रेटन्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टेकन आउट ऑफ देयर हैबिटेट्स एंड आर केप्ट इन स्पेशल सेटिंग्स एज इन जूलॉजिकल पार्क। जैसे कि जिन प्लांट्स को और एनिमल्स को खतरा है दूसरे प्रेडेटर्स से, ठीक है, जो उनको खा सकते हैं, उनको बचाना। ठीक है, उन स्पीशीज़ को, उन प्लांट्स को बचाना, एनिमल्स को बचाना और उनको एक ऐसी जगह पर रखना जहाँ पे उनकी सिमिलर हैबिटेट देखने को मिले, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क हो गए, बोटानिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ पार्क्स। ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये हैं आपकी एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर। आप मतलब कि बाहर की इन्वायरमेंट में उनको बचा रहे हो, और इन सीटू में क्या था, आप उनको उनकी जगह पर ही बचा रहे थे, उनको ढूंढ कर उनको
प्रोटेक्ट कर रहे थे। नाउ डेज द गैमीट्स ऑफ इंडेंजर स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व। आप क्या कर सकते हैं, आप आजकल क्या किया जाता है कि गैमीट्स होते हैं जो डेंजर में हैं उनके गैमीट्स को प्रिजर्व कर लिया जाता है कई सारे मेथड से, जैसे कि क्रिपो प्रिजर्वेशन होता है, और उस क्या किया जाता है उसको फर्टिलाइज कराया जाता है इन विट्रो कंडीशन में, यानी कि अंदर किसी आप कह सकते हो इन मतलब इनर साइड, ठीक है, बाहर के एनवायरनमेंट में नहीं, अंदर की तरफ। उसके बाद फॉलोड बाय प्रोपगेशन थ्रू टिश्यू कल्चर मेथड, और सिमिलरली सीड्स कैन बी प्रिजर्व इन सीड बैंक्स। सीड बैंक्स के अंदर हम सीड्स को प्रिजर्व कर सकते हैं जिससे कि प्लांट जो है वो भी एक्सटेंट नहीं करेगा। तो ये था आपका बायोडाइवर्सिटी, किस तरीके से आपकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, और कैसे हम उसको बचा सकते हैं इन सीटू कंजर्वेशन के थ्रू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन के थ्रू। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि अगर उनको किसी तरीके की हेल्प चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम से तो वो यहाँ पे आके अपनी एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं और उनको ईजिली समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप तक तो सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी चैप्टर्स भी अपलोडेड हैं, आप उनको भी प्लीज़ जाकर चेकआउट जरूर करिए। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।